साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोग क्लास करा रहे थे, तो कल के क्लास में टोटल 99 क्वेश्चन तक शायद हो गए थे या 99 तक हुए थे, ठीक ना। बट जो भी हो, जहां तक हुआ है, हम लोग आज 99 से कंटिन्यू करेंगे। साथियों, आज का भी सेशन कल ही के जैसे शानदार रहने वाला है। वैसा बच्चा जो क्लास नहीं देखा है, वो जाएगा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर से जो हिस्ट्री का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से वह क्लास को क्या कर सकता है, देख सकता है। और साथियों, यकीन मानिए, अगर आप इसका क्लास देख लिए मेडिएवल हिस्ट्री का, जिसमें दिल्ली सल्तनत को हम लोग कवर कर रहे हैं, वैसा बच्चा जो इस क्लास को पूरा देख लेगा, आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इसी एक वीडियो से आपका सारा क्लास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पिछला क्लास था और ये आज का क्लास है, दोनों क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो पहला क्लास है वो 2 घंटे 40 मिनट का है, और ये वाला जो क्लास है अभी हम लोग लाइव कंटिन्यू कर रहे हैं, जितना भी होगा। इसके पहले आप सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए हम लोग शुरुआत करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। 99 क्या कह रहा है? कह रहा है साथियों कि जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? साथियों, आप लोग जरा इसका सही जवाब कमेंट करिएगा। इसके पहले हम बताते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी तैमूर लंग के बारे में, तब तक आप लोग आंसर जवाब दीजिए। चलिए, करिए आंसर आप लोग। साथियों, तैमूर लंग का इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में, खास करके दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इसका रोल बहुत ही बड़ा है। रोल इसका क्या है साथियों? जो तैमूर लंग था, इसका भूमिका है दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने में। इसने दिल्ली सल्तनत को क्या किया? कमजोर करने का काम किया, ठीक ना। यह तैमूर लंग था कहाँ कहाँ का साथियों? तो आप लोग एक देश का नाम सुने होंगे, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक ना। ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, और ये इसके अफगानिस्तान के ऊपर में है उज्बेकिस्तान। फिर इसके उज्बेकिस्तान के चारों तरफ तुर्कमेनिस्तान है, खजकिस्तान है, ठीक ना, किर्गिस्तान है। ये सब सेंट्रल एशियाई देश है साथियों। और उज्बेकिस्तान देश कंप्लीट लैंड लॉक्ड है, मतलब ये चारों तरफ स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। इसी उज्बेकिस्तान में एक जगह था ताशकंद, और आप लोग ताशकंद समझौता सुने भी होंगे। तो साथियों, ये जो ताशकंद है, इसी ताशकंद का था तैमूर लंग। और ये जो तैमूर लंग का शासन था, इधर पूरा पश्चिम में मध्य एशिया से लेकर के पूरब में इधर जो आपका रूस है, रूस तक इस तैमूर लंग का शासन था। तो साथियों, यह जो तैमूर लंग है, यह तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। और इस समय जो दिल्ली का सुल्तान होता है साथियों, यह होता है तुगलक वंश का जो शासक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और साथियों, इसी के आक्रमण का देन है, तैमूर लंग के आक्रमण का देन है, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गया। और आप देखेंगे आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत का पतन इसी तैमूर लंग के आक्रमण से हो जाएगा। जब तैमूर लंग भारत पे आक्रमण किया साथियों, तो ये बहुत ज्यादा नरसंहार किया। नरसंहार करने का मतलब कि बहुत सारे लोगों को मारा, सर कलम कर दिया। फिर से पूरा दिल्ली में पूरा ये उत्पात मचा करके रख दिया था तैमूर लंग। और यही कारण है कि जो दिल्ली के जो सुल्तान थे तुगलक वंश के, जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, यह इसके आक्रमण को रोक नहीं पाया। और इतिहास में यह कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण यही से शुरू हो जाता है, तैमूर लंग के आक्रमण से। अब एक चीज साथियों याद रखिएगा, जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, तो फिर बाद में ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक इस समय था। फिर इसके बाद में तुरंत तुगलक वंश के बाद स्थापना हो जाता है सैयद वंश का। आपको पता है कि दिल्ली में सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश तीसरा वंश है। और तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश आता है, वह आता है आपको सैयद वंश। और इस सैयद वंश का जो संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक साथियों, तो ये आपको था खिज्र खान, ये आपको था खिज्र खान। और यह जो खिज्र खान था, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तैमूर लंग भारत पे आक्रमण किया, नरसंहार किया, भारत के क्षेत्रों को जीत लिया, तो जीतने के बाद ये वापस अपने देश चला गया। जब अपने देश गया तो भारत के कुछ हिस्सों को यह खिज्र खान को सौंप करके गया। जैसे आप देखेंगे जो मुल्तान है, मुल्तान खिज्र खान को दिया, साथ ही साथ लाहौर भी दे दिया, और जो दीपालपुर है, यह दीपालपुर भी दे दिया किसको? खिज्र खान को। और बोला कि तुम यह तीनों क्षेत्रों को संभालो, और तुम हमको क्या करना, दीपालपुर है ये, तुम हमको नजराना के रूप में पैसा भेजना है ना, ताशकंद में। तो साथियों, यही जो खिज्र खान है, यह नजराना के रूप में ये तैमूर लंग को पैसा भेजता है। लेकिन जब ये जाता है तैमूर लंग, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका पुत्र होता है शाहरुख।
शाहरुख नाम है, याद रखिएगा। तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को जो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खान, यह क्या भेजता है आपको, कुछ पैसा कर के रूप में भेजता है। ये फैक्ट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यह जो खिज्र खान था, यह सुल्तान का उपाधि कभी नहीं धारण किया, यह उपाधि धारण किया था रैयत ए आला का। ये भी आपसे फैक्ट्स पूछा जाता है, रैयत ए आला, ठीक ना। चलिएगा, तो यहाँ तैमूर लंग के आक्रमण से आपको बहुत सारा चीज फैक्ट्स यहाँ पे क्या हुआ, कवर हुआ। साथियों इसी तरह से जितने फैक्ट्स हैं सभी फैक्ट्स कवर किए गए हैं लास्ट क्लास के वीडियो में। दिल्ली के जितने सुल्तान हैं सभी सुल्तानों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, चाहे बलबन हो, चाहे खिलजी अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे आपको फिरोज शाह तुगलक हो। आप लास्ट क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा, आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो सिर्फ एक काम करना है, एक शेयर का बटन बना होगा, उसको बस शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और उसको बोलिए कि तुम सिर्फ एक बार क्लास देखो। चलिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। ये 100 नंबर भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। जरा इसका कमेंट करिएगा साथियों, हम इसका आंसर चाहेंगे। 100 नंबर का सवाल आप लोग दीजिए इसका जवाब। 98 नंबर सवाल कल का हुआ था भाई, है ना। कमेंट करिए 100 नंबर का। चलिए 100 नंबर का डी। देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे आते हैं। साथियों सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। साथियों सल्तनत काल में 2 मुद्रा बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था। एक था जीतल, और यह जो जीतल था ये तांबा का सिक्का था, तांबा का सिक्का, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। और जो टका है यह टका चांदी का सिक्का था। और यही जो तांबा और चांदी का जो सिक्का है, जीतल और टाका, यही आपको प्रचलन में रहा है दिल्ली के सुल्तानों के समय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। अब साथियों याद रखिएगा, यह जो दाम और रुपया है, यह दाम और रुपया ये मुगलों के काल का है। और मुगलों के काल में खास करके जो शेरशाह सूरी का काल है, शेरशाह सूरी ने ही दाम और रुपया का क्या किया था, प्रचलन किया था, शेरशाह सूरी ने। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। अब आते हैं थोड़ा सा सिक्कों के प्रचलन पे भी चर्चा कर लिया जाए। साथियों एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के दिल्ली के किस सुल्तान ने जारी किए, तो अलाउद्दीन खिलजी का याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी की है, तो सांकेतिक मुद्रा जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में हम कल बता दिए थे। अब सिक्का से ही हमको लगता है आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो साथियों सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के ये जारी किए आपको हिंद यवन शासकों ने। सोने के सिक्के हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक का मतलब हिंद यूनानी शासक, ये याद रखिएगा, इन्होंने ही जारी किए। और हिंद यूनानी शासकों के जो सिक्के हैं साथियों, इन्हीं के सिक्कों से क्या होता है, भारत के जितने भी शासक हैं उन शासकों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाती है। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने। अब एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के ये जारी किए थे आपको कुषाण वंश के शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने। और कुषाण वंश के शासकों में जो कनिष्क का शासन काल था, कनिष्क ने ही जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। और कुषाण वंश के शासकों में जो विमकिडफेसस था, विमकिडफेसस सर्वप्रथम सोना का सिक्का क्या किया था, जारी किया था। अब एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक सोने के सिक्के, ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के, यहाँ पे शुद्ध लगा हुआ है, शुद्ध नहीं है, सर्वाधिक सोने के सिक्के। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गुप्त वंश के शासकों ने। ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अब एक फैक्ट्स ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने जारी किए। तो साथियों सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भारत के राजाओं में ये जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिएगा ये भी फैक्ट्स याद रखिए। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने जारी किए। तो शीशे के जो सिक्के जारी किए साथियों, ये आपको जारी किए थे सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने। तो यहां से सिक्का से आपका बहुत सारा फैक्ट्स क्या हो गया, कवर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके पहले आप लोग लिंक को शेयर कीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। भारत में पोलो खेल का भोग किया, कमेंट करिएगा, भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसने की। सर जौना खान किसका नाम था, ये क्वेश्चन आया था आपको कल के क्लास में, मैं बताया था जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका नाम था, है ना, पहले जौना खान के नाम से वो प्रसिद्ध था। कमेंट करिएगा 101 नंबर का सही जवाब कमेंट करिए।
101 का सी, सचिन कुमार, अनीता, आर्मी बाबू, जय हिंद, विकास कुमार डी, पार्वती कुमारी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलिएगा, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत में जो पोलो खेल है इसका जो प्रचलन किया था, ये किया था तुर्कों ने। किसने किया था? तुर्कों ने। साथियों, जो इराक है, इराकी लोग क्या करते थे, वो घोड़ा पर कह लीजिए कि वो प्रशिक्षण लेते थे घोड़े पर बैठ करके। जो ईरानी लोग थे, सॉरी, जो ईरानी लोग थे वो घोड़े पर बैठकर प्रशिक्षण लेते थे। कब? आज से 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले। और जो ये घोड़ा पे प्रशिक्षण करते थे या जो ट्रेनिंग लेते थे, वही ट्रेनिंग को ये लोग क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए पोलो खेल में। ठीक ना? तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 102 का सही जवाब आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। जरा कमेंट करिएगा, चांदी के सिक्के किसने जारी किए, कमेंट करिए। चलिए 100 नंबर का भी बहुत लोग 100 नंबर पे हैं। चलिए 102 का हो जाएगा आपका सही जवाब महमूद गजनवी। साथियों, महमूद गजनवी ने ये चांदी के सिक्के जारी किए और उस चांदी के सिक्के पर एक तरफ अंकित करवाए आपको अरबी लेख में, एक तरफ अरबी लेख में और दूसरे तरफ संस्कृत लेख में। ये आप लोग फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। और जो महमूद गजनवी चांदी का सिक्का जारी किया, वह चांदी का सिक्का कहलाता था दिरहम। क्या कहलाता था? दिरहम। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट्स है। और महमूद गजनवी के बारे में कल हम इसके बारे में सारा इतिहास आपको हम बता चुके हैं। ठीक ना? तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर करिए आप लोग। चलिए 103 नंबर पे आते हैं, देखिएगा कह रहा है क्या चीज। 103 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? जरा कमेंट करिएगा आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का साथियों प्रथम सुल्तान कौन था? ये तो नाम से ही पता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग को पता है कि तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने ये उपाधि धारण की थी आपको गाजी मलिक की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और यही जो गाजी मलिक है, ये पहले सेवा दे रहा था किसमें? अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक सेनापति के रूप में कार्यरत था। उसके पहले जो उसके चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो एक सेनापति के रूप में ये गाजी मलिक भर्ती हुआ था और आप देखेंगे अपनी योग्यता के बदौलत ये क्या बनता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु होता है, ये एक गेम देख रहा था अफगानपुर में, जो दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर है। ये एक गेम देख रहा था जो हाथी का गेम होता है, बैठा हुआ था लकड़ी के छत के नीचे और लकड़ी का छत अचानक से गिर जाता है और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक का जो मृत्यु होता है, उसके मृत्यु का आरोप लगता है किसके ऊपर? उसका जो पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके ऊपर आरोप लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए वह षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र के तहत ही इसका क्या करवाया? हत्या करवाया। और भी बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। कुछ इतिहासकार का ये मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र नहीं रचा था, वो लकड़ी का छत था और ये कह लीजिए कि ये जस्ट एक पर से सडन घटना हो गया है ना, ये कोई इरादतन हत्या नहीं था, ऐसे समझिए आप लोग। ठीक ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 104 नंबर पे। ये सारा फैक्ट्स हम आपको पहले बता चुके हैं जो अभी बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 104 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जवाबित क्या थे? तो साथियों, जो दिल्ली के सुल्तानों के समय जो राज्य के लिए कानून पारित होते थे, वो राज्य के लिए कानून जो पारित होते थे वही कहलाते थे आपको क्या चीज? जवाबित। 104 नंबर का फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था? जरा कमेंट करिएगा, चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। विजारत का मतलब हो गया, सर आज के क्वेश्चन का लेवल हाई है। चलिए हाई है तो आप लोग पढ़िए, लो भी पढ़िए, हाई भी पढ़िए, ये आपके ऊपर है। चलिएगा, पूरा क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? साथियों, विजारत का मतलब हो गया जो प्रधानमंत्री है, वजीर ए आजम, वजीर ए आजम।
वजीर ए आजम अर्थात आधुनिक प्रधानमंत्री। वजीर ए आजम का मतलब हो गया आधुनिक प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रधानमंत्री का पोस्ट था, या प्रधानमंत्री का पोस्ट किसके समय चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था, ठीक ना। कहने का मतलब यह है कि ये प्रधानमंत्री का जो भूमिका है, यह दिल्ली के किस सुल्तान के समय में इनकी भूमिका क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो साथियों, वह तुगलकों का काल था। तुगलक वंश के शासकों के समय इनकी जो भूमिका थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। और कुछ ऐसे जो थे प्रधानमंत्री जिनका नाम बहुत ज्यादा दिल्ली के सुल्तानों में गिना जाता है उनके समय में, जैसे इल्तुतमिश का एक सुल्तान था, सॉरी प्रधानमंत्री था जो था जुनैदी। यह जुनैदी बहुत ही ज्यादा ये फेमस है, याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था आपको जुनैदी। और याद रखिए जो गुलाम वंश का शासक है नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह का जो प्रधानमंत्री था वह था बलबन, और वही बलबन आप देखेंगे बलबनी वंश का भी क्या करता है, स्थापना करता है। इनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा है। और ये जो जुनैदी है आप देखेंगे, यही जुनैदी विद्रोह भी करता है किसके साथ, जब इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है तो यही विद्रोह भी करता है। तो प्रधानमंत्री का जो रोल था दिल्ली के सुल्तानों के समय बहुत ही बड़ा था। ये लोग ये प्रधानमंत्री जो होते थे ये पूरा एकदम मंत्रिमंडल को, जो सुल्तान का मंत्रिमंडल होता था, सभी मंत्रिमंडल को ये संभाल के रखते थे या कंट्रोल करते थे। या ऐसा हम कह सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था, वह दूसरा महत्वपूर्ण पद किसका होता था, प्रधानमंत्री का होता था, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ये 106 ये फैक्चुअल डेटा है, इसका सही जवाब कमेंट करिएगा। कह रहा है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है रत्ती, दूसरा कह रहा है मासा, तीसरा कह रहा है तोला और चौथा कह रहा है द्रोड़। चलिए जय हिंद आप सभी को जय हिंद। आप लोग लिंक को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। तो साथियों तौल की जो सबसे छोटी इकाई है वह है रत्ती, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 107 नंबर। यहां बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करिएगा, इसका सही जवाब कमेंट करिए। चलिएगा, पहला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा कह रहा है आपको इल्तुतमिश के दरबार में, तीसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा आपको कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कमेंट करिएगा 107 का साथियों, कमेंट करिए 107 का। 107 का ये विकास कुमार, हम नाम आप लोग का पढ़ रहे हैं, सचिन कुमार, शेख गुरफाम मलिक, लीलावती गुप्ता, सविता कुमारी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। प्रसिद्ध कवि जो थे अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक सुल्तानों का इतिहास देखा था। कहने का मतलब यह है कि जो अमीर खुसरो हैं इनका पहले जीवनी थोड़ा सा जान जाइए। इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में, और इनका जन्म कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में। एटा जिला में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और फिर जन्म के बाद ये सबसे पहले जाते हैं बलबन के दरबार में, और बलबन की दरबार से ही अपना सेवा क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और बलबन से लेकर के यह गयासुद्दीन तुगलक के समय तक का ये काल देखते हैं। मतलब सर्वाधिक दिल्ली के सुल्तानों का शासन काल देखने का जो श्रेय जाता है वह श्रेय जाता है आपको किसको, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तो तूती ए हिंद कहा जाता है, तूती ए हिंद। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा, इनकी उपाधि है तूती ए हिंद, या इसको हम कह सकते हैं भारत का तोता। तूती ए हिंद का मतलब हो गया भारत का तोता, इन्हें कहा जाता है, ठीक ना। और इनका दो चार और उपलब्धि है साथियों। आप लोग जो कव्वाली सुनते हैं, कव्वाली, तो जो कव्वाली के जनक माने जाते हैं वह कव्वाली के जनक अमीर खुसरो ही क्या माने जाते हैं। तो कव्वाली के जनक भी आप लोग याद रखिएगा। एक फैक्ट्स इनके बारे में और क्या पूछता है साथियों, ये पूछता है कि जो तबला है और सितार है, तबला और सितार के जो आविष्कारक है, ये आविष्कारक अमीर खुसरो ही हैं। तबला एवं सितार के वादक, सितार के जन्मदाता, जन्मदाता, ये भी आप लोग फैक्ट्स क्या रखेंगे, याद रखें, जन्मदाता, ठीक ना। चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पूछा जाता है। अच्छा, ये कब पूछा जाएगा साथियों, इनका संबंध है उत्तर प्रदेश जिला से। तो आप यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसा बच्चा जो यूपीपी का तैयारी कर रहा है वह जरूर इनके बारे में जरूर पढ़ लेगा, अमीर खुसरो के बारे में। और ये जो बता रहे हैं बस इतना ही दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा आएगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
108 नंबर कह रहा है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? जरा कमेंट करिएगा, विस्तृत विवरण किसने दिया है, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है अमीर खुसरो, दूसरा कह रहा है फरिश्ता, तीसरा कह रहा है इब्न बतूता और चौथा कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी। कमेंट करिएगा जरा, इसका सही जवाब कमेंट करिए। 108 का आई थिंक डी। भाई आई थिंक यू थिंक नहीं होता है, डायरेक्ट मारो, आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है नो, है ना। कमेंट करिएगा क्या होगा साथियों, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? 108 का डी, 108 का डी 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 डी। जियाउद्दीन बर्नी नाम सब सुना हुआ है इसलिए मार रहा है ना। तो चलिएगा, डाक व्यवस्था का जो विस्तृत जानकारी दिया है साथियों, वह दिया है इब्न बतूता ने। और इसके बारे में कल बताए थे, इब्न बतूता था, इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का यात्री था और भारत की यात्रा पे ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे काजी नियुक्त किया, साथ ही साथ इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा था। तो ये आया था और इसी ने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा इब्न बतूता का, जो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी रेहला में ये दिल्ली के सुल्तानों के समय के डाक व्यवस्था के प्रचलन का ये क्या किया है, चर्चा किया है। और याद रखिएगा, सबसे पहले दिल्ली के सुल्तानों में जो डाक व्यवस्था के प्रचलन का शुरुआत किया वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ये छोटे स्तर पे शुरू किया था। कैसे किया था साथियों? तो ये रोड पे चारों तरफ आप देखेंगे, बीच बीच में क्या किया था, घोड़ा को रखने के लिए एक घुड़सवारी का बना दिया था जगह, जैसे बस स्टैंड होता है। और यही घोड़ा क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, यह संदेश वाहक का क्या करते थे, कार्य करते थे। तो इसका नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो डाक व्यवस्था है। और इसको चरमोत्कर्ष पे, इसको सबसे अच्छा सुदृढ़ करने का जो कार्य किया था, वह आपको कार्य किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा जो पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पे, जो जियाउद्दीन बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी का जो लिखा हुआ किताब है, इसने किसका रचना किया है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो साथियों रचना है वह है तुजुके फिरोज शाही। ये याद रखिएगा, तुजुका ए फिरोज शाही, इसका रचना जरूर याद रखिएगा। चलिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो के बारे में हो गया, ये फरिश्ता भी ये लेखक है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तैमूरलंग का आक्रमण है, जो पहला क्वेश्चन था इसी से शुरुआत हुआ था, तैमूरलंग के आक्रमण से आज का जो क्लास स्टार्ट हुआ है। वैसा बच्चा जो नहीं देखा है पहले का क्लास वो देख लेगा। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट करिए। जिस बच्चा को पीडीएफ नहीं मिलता है वो इस पे व्हाट्सएप कर देगा, उसको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। तो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 110 नंबर पे। ये 110 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम चर्चा भी किए थे, ठीक ना। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। बात समझिएगा, मतलब दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसको राजा को अपनी प्रजा से, अर्थात सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिला, और प्रजा सुल्तान से किसको मुक्ति मिला, प्रजा को मुक्ति मिला। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। और इसके लिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है साथियों। तो ये ऑप्शन दिया गया है, पहला है आपको बलबन, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा है शेरशाह सूरी। तो याद करिए, आप लोगों को कल बताए थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा जाता है, सनकी भी कहा जाता है, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और साथियों, यह जनता को किस तरह से परेशान किया था, क्यों ऐसा बात बोला है आपको जियाउद्दीन बर्नी ने, कुछ तो रीजन होगा ना। राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, कुछ तो रीजन होगा कि इनके बारे में बोला, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। साथियों, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये हमेशा कुछ नया करना चाहता था, और नया करने के चक्कर में जो भी चीज नया करता था वो अचानक से बिगड़ जाता था। इसी कारण ये इसका जो योजना था सभी स्कीम फेल कर जाता था। जैसे आपको बताए थे अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक का कुल 5 तरह के प्रयोग के बारे में जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट था राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजधानी दिल्ली से लेके जाता है दौलताबाद, पहला एक्सपेरिमेंट करता है। और जब दिल्ली से ये दौलताबाद जाता है
तो ये अकेले नहीं जाता है, यह दिल्ली के सभी जनता को भी लेके जाता है दौलताबाद। और दौलताबाद पहुंचने के बाद ये फिर वहां से सभी जनता को बोलता है कि यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और सभी जनता को वापस लेके वो दिल्ली चला आता है। इससे क्या होता है कि जनता परेशान हो जाती है और जनता इसके इसके खिलाफ विद्रोह भी करती है, ठीक ना, या कुछ पढ़े लिखे लोग रहते हैं इसके बातों का विरोध करते हैं। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया जिसके वजह से जनता परेशान हो गई, ये तो खुद ही परेशान रहता था। ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करता है, दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि करता है। इसको ये लगता है कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, कृषि पर आय टैक्स लगा देंगे तो आय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके चक्कर में दोआब के क्षेत्र में, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था और कृषि से सबसे ज्यादा आय भी होता था, तो इस क्षेत्र में कर का वृद्धि कर देता है। और कर के वृद्धि करने के साथ ही क्या होता है, संजोग से इस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। तो किसान और छोटे मोटे जमींदार परेशान हो जाते हैं और ये दोनों के दोनों लोग इसके खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो आप देखिएगा ये कुछ नया करना चाह रहा है जिसके वजह से जनता क्या हो जा रही है, परेशान हो जा रही है। फिर से ये एक अभियान करता है खुरासान का। कल आपको बताए थे मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में एक जगह था, उसके थोड़ा सा हट के खुरासान, उसी खुरासान जगह पे ये अभियान करता है और जितने दिल्ली के सैनिक थे सभी सैनिकों का 1 साल का एडवांस वेतन दे देता है और सभी सैनिकों को ले जाता है खुरासान लड़ने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद यह बोलता है कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, वापस कहाँ चलो, दिल्ली चलो। तो इससे जो सैनिक होते हैं, सैनिक भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सैनिक को भी परेशान किया, किसान को भी परेशान किया, दिल्ली के जनता को भी क्या किया, परेशान किया। इसी बात को लेकर के जब ये मर जाता है तो मरने के बाद जियाउद्दीन बर्नी यही स्टेटमेंट क्या करता है, देता है। किसके लिए, तो ये देता है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक ना। चलिएगा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों क्लास अच्छा लग रहा है तो लिंक को आप लोग शेयर भी करिए दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 111 नंबर। 111 नंबर ये कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। साथियों बलबन का पूरा नाम बताना है। तो साथियों बलबन का जो पूरा नाम था वह था बहाउद्दीन। वह क्या था, बहाउद्दीन, ये याद रखिएगा। और कहीं कहीं पे लिखा रहता है जलालुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जरा कमेंट करिएगा, 112 का, 112 का सही जवाब कमेंट करिए। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, जरा कमेंट करिएगा। 112 का कमेंट करिए आप लोग। 112 का कमेंट करिए। शुभम शेख गुरफाम मलिक, बी बी बी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो साथियों ये आपको किया था, नया धर्म का स्थापना चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी नए धर्म को चलाना चाहता था, उसी प्रकार से मुगल बादशाह जो था, शक्तिशाली बादशाह, वो भी धर्म को, नए धर्म को तो लॉन्च ही कर दिया है ना, जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 113 नंबर पे। 113 नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यहां भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। कह रहा है क्या चीज कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, जरा कमेंट करिएगा साथियों, कमेंट करिए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कुतुब मीनार, दूसरा लोधी का मकबरा, तीसरा कह रहा है हुमायूं का मकबरा, चौथा कह रहा है लाल किला। बिहार पुलिस का सेट होगा, बिहार पुलिस का सेट कल होगा, कल 2 बिहार पुलिस का सेट होगा, दिन के समय में होगा। वैसा बच्चा जो बिहार पुलिस का सेट नहीं देखा है वो कल देखने के लिए जुड़ेगा, व्हाट्सएप में आप आ जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप देखते रहिएगा वहां पे जो नोटिफिकेशन है चैनल का वहां मिलेगा। तो चलिएगा साथियों, जो दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है वह है आपको हुमायूं का मकबरा। ये जो हुमायूं का मकबरा है यह ताजमहल का 2 कॉपी है। ताजमहल का कैसा है, 2 कॉपी। और ताजमहल बना बाद में, लेकिन ये हुमायूं का मकबरा बना है पहले। और ये जो हुमायूं का मकबरा है और जो ताजमहल है, दोनों में सिर्फ अंतर यही है कि जो हुमायूं का मकबरा है ये लाल संगमरमर से बना है और जो ताजमहल जो बना है वो सफेद संगमरमर से बना है। दोनों को देखेंगे, दोनों का प्रतिरूपी, कह सकते हैं एक दूसरे का जीरोक्स है, ठीक ना। और ये जो हुमायूं का मकबरा है ये इसका निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। किसने करवाया था, हमीदा बानो बेगम ने, ठीक ना, हमीदा बानो बेगम। और ये जो हमीदा बानो बेगम थी यह हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी।
हुमायूं की पत्नी, और अकबर की माँ, और ये कौन थी, और अकबर की माँ थी। इन्होंने ही बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद से शाहजहां बनवाएगा ताजमहल, कहाँ पे, आगरा में बनवाएगा। यह जो लोदी का मकबरा है, लोदी का मकबरा ये बनवाया था सिकंदर लोदी ने। किसने बनवाया था, सिकंदर लोदी ने, ठीक। लाल किला जो है, लाल किला जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया शाहजहां ने, दिल्ली का शाहजहां। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, ये दोनों करवाया किसने, शाहजहां ने। ये दिल्ली वाला करवाया, ठीक ना। और आगरा का जो लाल किला है वो करवाया, उसका निर्माण अकबर ने। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया आपको शाहजहां ने, और आगरा वाला अकबर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। चलिए, कोई डाउट है क्या, मामले है हुआ, चलो अब बाद में पढ़ेंगे, कुछ लिखे हुए हैं आप बाद में पढ़ेंगे। चलिएगा 114 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग का निर्माण किया था, कौन था साथियों, बताइएगा। दान देने के लिए दीवान ए खैरात विभाग का निर्माण किसने करवाया था, कमेंट करिए। तो साथियों आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक लोक निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। लोक निर्माण का मतलब ये हो गया कि ये सबसे ज्यादा कल्याणकारी काम करने के लिए ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। और इसके बारे में कल के क्लास में हम डिटेल बता चुके हैं, तो आज डिटेल नहीं जाएंगे, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो यह जो फिरोज शाह तुगलक है, यह दासों को रखने के लिए एक विभाग बनाया था। साथ ही साथ जो गरीब लोग थे, ठीक ना, गरीब लोगों के लिए एक दान विभाग भी बनाया था जिसका नाम है दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात जो है ये दान विभाग है, इसमें दान दिया जाता था, ठीक ना। और वहीं पे एक और था, इसने एक और विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। यह जो बनवाया था दीवान ए बंदगान साथियों, यह दासों को रहने के लिए बनवाया था। दास मतलब गुलामों को रहने के लिए या उनकी देखरेख करने के लिए यह विभाग का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। 115 का सही जवाब आप लोग कमेंट करिएगा। कह रहा है क्या चीज कि निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण बताया गया है, कमेंट करिएगा। 115 नंबर का सचिन हीरा वाले, सविता कुमारी डी, आशीष कुमार। चलिएगा आप लोग कमेंट हम पढ़ भी रहे हैं। चलिए चलिए सनातनी लड़का ए। चलिए एक जाने कमेंट किए हैं क्या चीज कि मांगते हैं दुआ आशिकाने की चल पड़ती है आंधिया जमाने, मेरे गुरुजी के गम को कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि आदत है इन्हें मुस्कुराने मुस्कुराने की। गजब का कमेंट किया है नवल कुमार, है ना। चलिएगा देखिएगा, तो जो संगीतवाद को हिंद मुस्लिम गानवादों मतलब करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है वो है आपको सितार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। 116 नंबर पे आइए, 116 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है आपको कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन आपको है जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपको इसमें दिया हुआ है वह है अफीफ, तीसरा है इसामी और चौथा है अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में ही आपको हम बताए हैं, जरा कमेंट करिएगा। कह रहा है अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था, कमेंट करिएगा आप लोग। 117 का ये आपको डीप क्वेश्चन है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कारण था कि जो आने वाले जो शासक थे गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए जिस स्तर पे करना था, है ना। तो साथियों उसके पीछे का जो मेन रीजन था, पहला ऑप्शन कह रहा है आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी। ये बात क्या है, गलत है। सैन्य शक्ति उनकी कमजोर नहीं थी, क्योंकि आया था जो सबसे पहले मोहम्मद गोरी, वो विशाल सेना लेकर के आया था। और जैसे ही मोहम्मद गोरी गया तो जाने के बाद वो अपने साम्राज्य को लाहौर और दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला ही मोहम्मद गोरी का छोड़ा हुआ, साथ ही साथ वो बहुत विशाल सेना भी मिला था, तो सेना के वजह से विस्तार नहीं रुका। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। मंगोल आक्रमण का भय, साथियों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया गुलाम वंश के,
शासकों के समय इसके पीछे का मेन कारण था मंगोलों का आक्रमण। और याद रखिए आप लोग नाम सुने होंगे चंगेज खान का। यह जो चंगेज खान है यही सबसे पहले इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के समय। और ये जो मंगोलों का प्रथम आक्रमणकारी है यही है चंगेज खान, जो दिल्ली के सुल्तानों के समय आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस सुल्तान के शासन काल में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण हुए? तो इल्तुतमिश के शासन काल में। वह प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था आपको चंगेज खान। चंगेज खान का मूल नाम क्या है? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचेन, तेमुचेन या तेमुचीन। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। और ये जो मंगोल आक्रमणकारी हैं ये लगातार आक्रमण करते रहे और इनको जो नियंत्रित करने का प्रयास किया सुदृढ़ तरीका से वह किया था आपको बलबन ने। बलबन ने इसके बाद से आपको जो ग्यासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ये सभी के सभी लोग इनको मंगोलों को रोकने का क्या किए? कार्य किए। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। 118 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग। कह रहे निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी, ठीक ना, किसने होगा यहाँ पे? किसने? कमेंट करिएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किसने की? चलिए कमेंट करिए। 118 का ए सविता कुमारी, शेख गुलफान मलिक ए। चलिएगा आ जाइए। तो साथियों सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साम्राज्य विस्तार से आप लोग आंसर मार सकते हैं, यही साम्राज्य विस्तार किया था। और सिकंदर महान जो है, सिकंदर महान ये पूरे विश्व को विश्व विजेता माना जाता है, ठीक ना। तो उससे तुलना किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, इसीलिए इसने द्वितीय सिकंदर का इसने क्या किया था? उपाधि धारण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 119 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कमेंट करिएगा। 119 का कमेंट करिए और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। 119 का सिक्कों पर खलीफों का नायब खुदवाने वाला जो भारत का प्रथम सुल्तान था साथियों, वह था फिरोज शाह तुगलक। FST ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? जरा कमेंट कीजिएगा इसका। सैयद ए सलातीन की उपाधि किसने धारण की? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। जो आपको ये था इल्तुतमिश, ये उपाधि धारण किया सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था और ये उपाधि इसको खलीफा ने दिया था। यह जो उपाधि किया धारण किया बलबन, वो था मोहम्मद ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन ये उपाधि धारण किया था। जो आपको मोहम्मद तुगलक था ये जौना खान या जूना खान की उपाधि क्या किया था? धारण किया था, ठीक ना। और ये जो आपका उपाधि सैयद ए सलातीन का उपाधि धारण किया था वह किया था फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 121 नंबर पे आइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से किसे कुरान खान भी कहा जाता है? कमेंट करिए 121 का, 121 का कमेंट करिए, कमेंट करिएगा साथियों 121 का। 121 का कमेंट करिए। चलिएगा बहुत ही बढ़िया। तो साथियों 121 का जो कमेंट सॉरी इसका आंसर हो जाएगा कुरान खान के नाम से जो प्रसिद्ध था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अफगानिस्तान के एक बाजार से मोहम्मद गोरी ने खरीदा था और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो साथियों सबसे पहले याद रखिएगा जो अफगानिस्तान जगह है, आपको यहाँ पे एक चीज एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक ना साथियों। ये पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक ना। अफगानिस्तान के दो बाजार बहुत ज्यादा फेमस थे। एक बाजार था आपको निसापुर का बाजार और एक था आपको बुखारा का बाजार। दो बाजार था, एक बुखारा का बाजार और एक था आपको निसापुर का बाजार। इन दोनों बाजारों में होता क्या था साथियों? तो इन दोनों बाजारों में गुलामों का खरीद बिक्री होता था, गुलामों का या दासों का। अब ये गुलाम और दास कौन थे ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये जो गुलामों का खरीद बिक्री था ये उस समय बहुत ज्यादा चलता था। देखिएगा वैसे माँ बाप
जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते थे या वो अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकते थे, उनके पास बहुत ज्यादा गरीबी था, तो साथियों वैसे जो माँ बाप थे वह माँ बाप अपने बच्चों को ही बेच देते थे। तो साथियों उन बच्चों को खरीदता कौन था? तो उस समय के जो धनवान लोग थे, कोई मान लीजिए व्यापारी है या धनवान है, कोई सरदार है ये भी पैसे वाला है ना, या कोई अमीर वर्ग है ये पैसे वाला है, तो उन बच्चों को खरीद लेते थे। किन किन बच्चों को? वैसे माँ बाप जो गरीब थे, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, खिला पिला नहीं सकते थे, पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, तो उन बच्चों को वो माँ बाप बेच देते थे मार्केट में। तो उन बच्चों को खरीदते थे व्यापारी, सरदार या अमीर वर्ग, और उनको ले जा करके उन्हें पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, योद्धा बनाते थे। और जब बच्चा एकदम योद्धा बन जाता था तो फिर उसी बच्चे को, ये सरदार हो चाहे व्यापारी, जो खरीद के ले गए हैं, वो ले आते थे बुखारा और निशापुर के बाजार में, और इन्हीं दोनों बाजारों में इन गुलामों का क्या होता था? बोली लगता था, और जो जितना ज्यादा पैसा देता था उसी को वह मिल जाता था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही पढ़ा लिखा योद्धा था, और ये जो कुरान का आयत जो होता है, कुरान के आयतों को अपने जुबान पे ये रट लिया था, और ये कुरान को एकदम फराटेदार पढ़ता था। उतना बेहतरीन कुरान अभी तक दिल्ली का कोई सुल्तान पढ़ा ही नहीं था। तो इस वजह से इस कुरान खान को, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे कुरान खान के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और इसे खरीदा किसे था? किसे कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? तो खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर ये एक गुलाम को खरीदता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ फैक्ट समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करिए, आपका सिर्फ एक काम है शेयर करना। और यकीन मानिए अभी मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग का कवर करेंगे, 1 से 2 दिन का समय लगेगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे आपका, ठीक ना। और जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, जाएंगे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, पीसीएस का, रेलवे का, एसएससी जीडी का, ऑल एग्जाम स्पेशल ये क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पे आते हैं। कह रहा है कि किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम ताई का क्या दिया था? संज्ञा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 के बाद 123। ये बताइए, ये साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पे काई नहीं होगा, यहाँ 2.5 कर दे रहे हैं। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कमेंट करिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करिएगा, कमेंट करिए, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 123 का कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। इतना बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगा, वो भी आपको फ्री में, पैसा में तो सब मिलता है ना। चलिए 123 का भी, ठीक ना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बलबन, चौथा है आपको फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों याद रखिएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके निर्माण कार्य के बारे में हम कल चर्चा किए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, साथ ही साथ कुबत उल इस्लाम मस्जिद का भी, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का भी ये निर्माण करवाया था, ठीक ना। इस्लाम मस्जिद ये आपको दिल्ली में है। साथ ही साथ यह कुतुब मीनार का नींव भी रखा था। और एक चीज याद रखिएगा साथियों, ये जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ये मस्जिद जो बनवाया, यहाँ पे पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, और उस समय का ये बहुत ही ज्यादा फेमस विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण करवाया था राजा विग्रह चतुर्थ ने। राजा विग्रह चतुर्थ ने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज जहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पे पहले कौन सा विश्वविद्यालय था? तो संस्कृत विश्वविद्यालय था, और उस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा विग्रह चतुर्थ ने करवाया था, ठीक ना। अब साथियों यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये इल्तुतमिश के निर्माण कार्य भी याद रखिए कि इसने अतार किन का मकबरा बनवाया, ये, और ये क्या किया था इल्तुतमिश का? भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता, मकबरा शैली का जन्मदाता ये आपको इल्तुतमिश ही है। ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा भी करवाया था, ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 124 नंबर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 124 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप,
चलिएगा, पहला कह रहा है आपको चंगेज खान, दूसरा तैमूर लंग, तीसरा नादिर शाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिएगा। चलिए, डरने की बात नहीं है भाई, चलिए कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर का अभिशाप कहा था साथियों? पहला है आपको चंगेज खान, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान ने ही कहा था ईश्वर का अभिशाप। सॉरी, चंगेज खान अपने आप को क्या कहा था? ईश्वर का अभिशाप, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 125 125 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद का खलीफा ने मंसूर स्वीकृति या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो साथियों इसको किया, ये इल्तुतमिश को किया था। किसको? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 126 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? जरा कमेंट करिएगा, दोआब के आर्थिक महत्व को किसने समझा था? कमेंट करिए साथियों, लिंक को आप लोग शेयर भी करते रहिए, लिंक को शेयर करिए आप लोग। चलिएगा, तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान जो दोआब के महत्व को समझा साथियों वो था इल्तुतमिश, वह था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए साथियों, इसी इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और पूछता है, तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध ये आपका कल छूट गया था तो इसलिए आज याद आया तो बता दे रहे हैं, इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था ये 1216 ईस्वी में, 1216 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ आपको इल्तुतमिश था और एक तरफ यल्दौज था, यल्दौज, ठीक ना, गजनी का शासक। इन्हीं दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें इल्तुतमिश क्या रहा था? विजयी हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज बनाम मोहम्मद गोरी, और ये तृतीय युद्ध हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 127 127 देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? कमेंट करिए, अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? कमेंट करिएगा। 127 का कमेंट करो सब, 127 का सही जवाब कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करिए 127 का। चलिए 127 का भी बहुत ही बढ़िया। चलिएगा, गलती बताते रहिए आप लोग, कल आप लोग को पढ़ाए थे। कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? साथियों आपको पता है कि दिल्ली पे जो अंतिम वंश राज किया वह आपको राज किया कौन सा? लोधी वंश। और ये जो लोधी वंश था ये अफगानियों का वंश था साथियों, लोधी वंश। और इस लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। फिर बहलोल लोधी के बाद कौन सा आया? सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी। और फिर उसके बाद से कौन सा आया था? इब्राहिम लोधी। तो याद रखिए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। 128 नंबर देखिए, 128 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए जरा कमेंट करिएगा, कौन था? कमेंट करिए। 128 कल तुगलक वंश के शासकों का सभी क्रम हम बता दिए थे। तुगलक वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, सैयद और लोदियों के बारे में भी बता दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद, है ना? पहला ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। साथियों नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का जवाब अब नहीं आ रहा है, सब हल्का हल्का क्वेश्चन में सब उड़ता है। चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करो 129 का। 129 देखिए क्या कर रहा है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राजाओं के संदर्भ में तो पहला देखिए क्या कर रहा है। पहला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की। साथियों ये गलत है। बलबन ने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। दागने की पद्धति ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके गद्दी पर उसके चाचा नहीं बैठे, उसके पुत्र सब बैठे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। याद करो, अभी बताए दीवान ए बंदगान के बारे में, जहां पे गुलाम और दास रहते थे। तो इस विभाग का स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका क्या कमेंट करो। 130 का हम सबका नाम पढ़ेंगे, कमेंट करो। अभी इसको बताए हैं, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? कमेंट करो, कमेंट करिए जी, कमेंट करो। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किए? पूजा प्रजापति डी, सनातनी लड़का डी, सविता कुमारी बी, शेख गुलफान मलिक सी। और कमेंट करो सब, जितना कमेंट कर सकता है करो। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय काल में ही सबसे पहले मंगोलों ने क्या किए? आक्रमण किए। और चंगेज खान आया था, आक्रमण किया था। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज ही पढ़ा रहे हैं, आज ही तुम लोग भूल जा रहे हैं। 131 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? कौन सा सही रूप से सुमेलित है? चलिए, पहला कह रहा है दीवान ए बंदगान, दूसरा है आपको दीवान ए बंदगान। साथियों, ये तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए बंदगान, जहां पे गुलाम रहते थे, जहां पे गुलाम रहते थे। दूसरा ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? दीवान ए मुस्तखराज। साथियों, ये आपका राजस्व विभाग था, दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग। और इस राजस्व विभाग का जो गठन किया था साथियों, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी किया था। बलबन काट दीजिए, बलबन नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दीवान ए कोही। ये साथियों कृषि विभाग था, ये कृषि विभाग दीवान ए कोही। और इसका जो गठन किया था साथियों, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तीनों गलत है। चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज साथियों, ये सैन्य विभाग था, ये सैन्य विभाग था। इसका जो गठन किया था, ये गठन किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। साथियों, इसका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक ना। तो पूछा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो साथियों, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सही सुमेलित है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। 132 देखिए क्या कर रहा है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? फवाजिल, ठीक ना। तो साथियों, जो फवाजिल का अर्थ होता है, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष की राशि, ठीक ना। आपको कल बताए थे कि जो इक्ता भूमि है या जो इक्तेदारी प्रथा है, यह प्रथा का शुरुआत किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इस प्रथा में क्या था? व्यक्ति को इक्ता दिया जाता था। इक्ता का मतलब हो गया भूमि, है ना। और जिस भूमि को मिलता था यह इक्ता भूमि, वह कहलाता था इक्तेदार। और इक्तेदार का काम क्या होता था? वो सुल्तान के लिए कुछ सेना तैयार करता था और रखता था, और युद्ध के समय वो क्या करता था? सुल्तान को भेजता था। और उस सेना का जो देख रेख का जो खर्चा था, वो खर्चा किस पे आता था? इसी इक्ता भूमि पे होने वाले कृषि से, आय से होता था, ठीक ना। तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो इक्तेदार थे, ये जो दिल्ली के खजाने में पैसा भेजते थे, वही पैसा जो सरकारी खजाने में जाता था, वह कहलाता था फवाजिल। क्या कहलाता था? फवाजिल। चलिएगा, चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर पे। साथियों, लिंक को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए। 133 नंबर पे कह रहा है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो याद करिए, दिल्ली का कौन ऐसा सुल्तान है जो कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है? कई बार आपको हम बताए हैं, जरा कमेंट करिएगा इसका। 133 का हम नाम पढ़ रहे हैं। पहला कह रहा है इल्तुतमिश, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। कमेंट करो, सी सी सी। चलिएगा, तो बहुत ही अच्छा, इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक। जो बच्चा पहला क्लास नहीं देखा वो जाके जरूर देखेगा, क्योंकि वहां पे इल्तुतमिश के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, सबके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा पहला वाला वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पिछला वीडियो में बता दिए हैं वो इसमें नहीं बताएंगे, है ना। इससे क्या होगा, बार बार बताएंगे तो सेशन आपका लंबा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार ये क्लास पूरा जो देख लिया उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, इसका गारंटी है। 134 पे आइए, 134 पे आइए। क्या कह रहा है, कमेंट करिएगा। कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी साथियों?
तो याद करिए, कल बताए थे जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब हो गया ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। यह सुल्तान बनने के बाद ऐसा उपाधि क्यों धारण किया? ऐसा इसलिए उपाधि धारण किया क्योंकि लोग सुल्तान के पद की गरिमा को समझेंगे। क्योंकि बलबन के पहले जितने भी सुल्तान हुए, रजिया सुल्तान के बाद और बलबन के पहले जितने भी सुल्तान हुए साथियों, वो सभी के सभी साथियों, वो जो सुल्तान थे वो अयोग्य थे, भोग विलासी थे, वो शासन को चला नहीं पा रहे थे और भोग विलासिता के चक्कर में इतना सुल्तान के गरिमा को वो लोग गिरा दिए थे कि दिल्ली की जनता उनका कोई वैल्यू नहीं कर रही थी। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए जो बलबन है, बलबन जिले इलाही की उपाधि धारण करता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि, और वो शासन का, राजत्व का दैवीय सिद्धांत विकसित करता है और लोगों को बोलता है सिजदा और पैबोस प्रथा के तहत उसके घुटने के बल बैठ के जनता को बोलता है, या जो भी उसके आगे आ रहे हैं, घुटने के बल लेट करके उसके पैर को चूमने के लिए, ताकि सुल्तान के पद की गरिमा क्या हो, बनी रहे। तो ये जिले इलाही है, याद रखिएगा। चलिए 135 पे आते हैं। 135 नंबर का सही जवाब आप लोग कमेंट करिएगा। कह रहा है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार किन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना। कमेंट करो कहां पे है ये, कमेंट करिए। कमेंट करिए। चलिएगा साथियों, तो जो अतार किन का दरवाजा है, अतार किन का दरवाजा, ये आपको बनवाया था किसने? ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ये क्वेश्चन है क्या? एक सेकेंड, रुक जाइए, क्वेश्चन देखने दीजिए। 134, अच्छा 135 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण करवाया, और मकबरा शैली का जन्मदाता कौन है? तो याद करिए, आपको शुरुआत में ही बताया कि मकबरा शैली का जो जन्मदाता है, वह जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार किन का दरवाजा, जो अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना। साथियों, ये जो बुलंद दरवाजा है, ये फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में। और ये जो फतेहपुर सिकरी में बना है, फतेहपुर सिकरी, इसको बनवाया अकबर ने, और अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और यह जैसा बुलंद दरवाजा है, यह बुलंद दरवाजा बनवाने के लिए सोचा क्यों? क्योंकि यह देखा था अतार किन का मकबरा, जो आपको राजस्थान के नागौर में क्या है, स्थित है, ठीक ना। तो यहीं से देख करके उसने क्या किया था, अकबर ने भी बनवाया था, यहीं से प्रेरणा लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, ये जरा कमेंट करिए 137 का। कह रहा है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा दल का गठन किया था? कमेंट करिए। तुर्कान ए चिहलगानी प्रथा का, चाहे 40 सरदारों के गुट का गठन किसने किया था, ये कमेंट करना है। हम इसका बता देते हैं, इसका अंत किसने किया? तो अंत किया बलबन ने, है ना। कल इसके बारे में बताए थे। और तुर्कान ए चिहलगानी 40 सरदारों का गुट बनाया था इल्तुतमिश, और इसी 40 सरदारों के माध्यम से वो अपना शासन क्या करता था, चलाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये 40 सरदार ही क्या करने लगे, अपने में गुटबंदी करके दिल्ली के सुल्तानों को गद्दी पे बैठाते थे और उसको हटाते थे। तो इनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए, 40 सरदारों के गुटों को वर्चस्व को खत्म करने के लिए बलबन ने क्या कदम उठाया? तो साथियों, बलबन ने इस प्रथा को ही क्या कर दिया, अंत कर दिया, और बोला कि आज से कोई भी 40 सरदारों का गुट नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 138 पर आते हैं। 138 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो साथियों, बलबन का जो सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था, जो विद्रोह करता था, वह था इमामुद्दीन रेहान, ठीक ना। आइए 139 पे आते हैं। चलिए, ये सेम क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किसने चालीसा दल का सफाया किया? तो बलबन ने, ये हो चुका है, अभी आपको बताए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 140 पे आते हैं। 140 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? कमेंट करिएगा, किसके शासनकाल में? कमेंट करिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। कह रहा है 141, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था?
बताइए बलबन के द्वारा बनाए गए इन दोनों विभागों का उद्देश्य क्या था साथियों? तो इसका मेन उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और दूसरा मंगोलों के आक्रमण को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका एक और दो दोनों सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। ये देखो, ये अभी सजदा एवं पैबोस, कल का वीडियो जरूर देख लेना, ये देखो या ना देखो, पहला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पहला वीडियो में सारा बता दिए हैं इतिहास, सभी शासकों का इतिहास बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो तुम लोग बोलो। चलिए, तो सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को लागू किया था बलबन ने। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे 143 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो साथियों अफरसियाब का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 144 पे। 144 देखिए क्या कह रहा है। 144, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था, दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो साथियों सबसे क्रूर, सबसे डेंजरस है ना, या सबसे खतरनाक जो सुल्तान था साथियों, वह सुल्तान था आपको बलबन। वह लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, वो हंसी मजाक से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं 14 नंबर पेज हो गया। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 145 कमेंट करिए। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? कमेंट करिएगा किसने किया था। चलिए कमेंट करिए, इसका क्या हो जाएगा 145 का। चलिए, तो ये किया था किलोखरी के महल में, फैक्चुअल डेटा है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, जो इलाहाबाद के समीप है। चलिए 146 पे आते हैं। 146 देखिए, कह रहा है क्या चीज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना थी, है ना। तो जलालुद्दीन फिरोज के समय देखिए कौन सी घटना घटी थी। पहला कह रहा है कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, तो ये आपका सही है, मलिक कफूर ने विद्रोह किया था, ये घटना सही है, पहला नंबर क्या है, सही है। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था, ठीक ना, और इसने विद्रोह भी किया था। कह रहा है दिल्ली के एक दरवेश सिदी मौला का षड्यंत्र, ये भी क्या है, सही है। उल्लूक के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, एक उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगल पूरा नामक बस्ती बसाना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 147। अब थोड़ा स्पीड किया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से सब बता चुके हैं। कह रहा है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय पे हुआ था? तो साथियों जो देवगिरी के यादव थे, उन यादवों के जो शासक थे सबसे प्रतापी, वह थे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने ही फिरोज खिलजी ने ही इसी ने भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति के रूप में पहला जो आक्रमण होता है वो देवगिरी का ही आक्रमण होता है। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में होता है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी मारेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना है। कह रहा है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय काल में हुआ? तो किसके समय काल में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय काल में, ठीक ना। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सेनापति था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा भी था, दामाद भी था। तो इसी ने भेजा था इसको देवगिरी के यादव के जो शासक थे रामचंद्र पर आक्रमण करने के लिए। और याद रखिएगा यह सेनापति के रूप में गया है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम आक्रमण किए सेनापति के रूप में, तब फिर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी। और यही जो देवगिरी का आक्रमण है, इस देवगिरी के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपार धन मिलता है, और इसको इतना ज्यादा धन मिल जाता है कि अब ये क्या करने लगता है, यह सुल्तान बनने की ख्वाहिश क्या करने लगता है, पालने लगता है। और सुल्तान बनने के ही चक्कर में ये अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने चाचा की ये क्या कर देता है, हत्या कर देता है, धोखे से हत्या करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अगर ये देवगिरी के अभियान पे नहीं गया होता तो इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई होती, और धन की प्राप्ति नहीं हुई होती तो ये सुल्तान बनने का ख्वाहिश नहीं देखता, ठीक ना। चलिएगा, तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिए। 148 पर आते हैं। 148 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो ये जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, तो कल बताए थे अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ बताना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 150 पे आते हैं। 150 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा, जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था। साथियों आपको बता रहे हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद इसका जो सबसे पहला अभियान होता है, यह पहला अभियान होता है गुजरात का। ये गुजरात को जीतने का कोशिश करता है। गुजरात को जीतने का इसके पीछे का रीजन क्या है साथियों, तो जरा भारत का मानचित्र देखिएगा। ये आपका है यहाँ पे गुजरात। अगर इस गुजरात को जीत लेता तो इधर पूरा सिंध का ये जो पूरा पाक वाला एरिया है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी का हिस्सा था। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे राजपूतों का शासन था, जो गुजरात वाला एरिया है। और राजपूतों का शासन होने की वजह से जो विदेशी शक्ति थे, विदेशी शक्ति इधर से अरब सागर से प्रवेश करके आ सकते थे भारत में राजपूतों के मदद से। तो ये क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, सुल्तान बनने के साथ ही सबसे पहले जो बाह्य आक्रमण था, उस बाह्य आक्रमण को खत्म करने का प्रयास किया। और खत्म तभी हो सकता था जब वो गुजरात को जीत सकता था। तो सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला अभियान करता है गुजरात का। और गुजरात पर अभियान करने के लिए दो व्यक्ति को भेजता है, एक का नाम रहता है उलुग खान और दूसरे का नाम रहता है नुसरत खान। तो जो नुसरत खान है, ये आपको जो उलुग खान है, ये इधर जैसलमेर के समीप लूटपाट करता है। और ये नुसरत खान पहुंचता है गुजरात। और जब ये नुसरत खान गुजरात पहुंचेगा तो यहाँ के शासक को क्या करेगा, पराजित करेगा। और जैसे ही पराजित करेगा, वहां से इसको एक किन्नर मिलेगा, नुसरत खान को एक किन्नर मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत किन्नर था। किन्नर मतलब हिजड़ा। और इसी हिजड़ा को ये क्या करता है, खरीदता है 1000 रुपया दे करके, 1000 दिनार, है ना, 1000 दिनार। और इस जो किन्नर का नाम था साथियों, वह था मलिक कफूर, मलिक कफूर। और इसी मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदता है, जो बाद में 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। और इस खूबसूरत किन्नर को खरीद के ले आता है नुसरत खान और अपने सुल्तान को गिफ्ट करता है, ठीक ना। और अलाउद्दीन खिलजी उस गिफ्ट को स्वीकार करता है। और साथियों यह खूबसूरत तो था ही साथ ये सेनापति भी था, बहुत ही बड़ा ये लड़ाका था, ठीक ना। और यही जो मलिक कफूर है, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के सबसे करीब रहता है। और ये मलिक कफूर दक्षिण भारत को, पूरे दक्षिण भारत को जीत करके किसे दे देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मलिक कफूर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल क्या था फिर एक बार पढ़ लीजिए, कहानी सुनने के चक्कर में आप भूल भी गए होंगे। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खरंभात की खाड़ी से किसे खरीदा गया, जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो मलिक कफूर को खरीदा गया और यही अलाउद्दीन खिलजी को संपूर्ण दक्षिण भारत जीत करके दे दिया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और एक छोटा सा दिल भी भेजते रहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 151 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि, ये तो अभी हो गया, क्यों कहा गया 1000 दिनारी, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 देखिए क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान में 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया अभियान, इस अभियान में पराजितों का क्रम क्या था। तो साथियों सबसे पहले देवगिरी में यादव थे, देवगिरी में यादवों का राज था, यादवों को हराया मलिक कफूर ने। उसके बाद से वारंगल के काकतीय थे, काकतियों को हराया मलिक कफूर ने, है ना। और होयसोल, ये द्वार समुद्र के होयसोल थे, इनको हराया। और जो मदुरई था, यहाँ पे पांड्यों का राज था, पांड्यों का राज। तो इन सभी को ये हराने का क्या किया, कार्य किया, यही हराने का क्रम है। पहले देवगिरी को जीता, फिर वारंगल को जीता, फिर होयसोल को जीता और लास्ट में किसे जीता, मदुरई को, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 153 नंबर पे आइए, कह रहा है कि दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया था, है ना। तो साथियों जो प्रताप रुद्रदेव है, प्रताप रुद्रदेव से लिया था कोहिनूर हीरा को किसने, मलिक कफूर ने। और फिर मलिक कफूर ले आके दे दिया सॉरी अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा था, अच्छा अभी वो नीचे वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ये वाला देखिए 153, कर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रेयान राजाओं की राजा की उपाधि दी और गुजरात का नौसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए, ठीक ना। तो साथियों याद रखिएगा जो देवगिरी के रामचंद्र देव थे, इन्हीं को ये राय रेयान की उपाधि क्या किया था, नवाजा था, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 154 देखिए 154,
ये क्वेश्चन आपको किससे संबंधित है? तो कोहिनूर हीरा से। कह रहा है दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट दिया था। तो किससे लेके दिया था? तो प्रताप रुद्र देव से। साथियों, जब मुगल काल पढ़ाएंगे तो मुगल काल में कोहिनूर हीरा के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ाएंगे और उससे जुड़े हुए जितने इतिहासकार है, जितने शासक है, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास होगा अब मुगलों का संपूर्ण इतिहास, ठीक ना। तो आइए अब 155 नंबर पे आते हैं। 155 नंबर देखिए, कह रहा है किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं, ठीक ना। तो साथियों देखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है, यह अलाउद्दीन खिलजी तलवार के दम पे शासन किया है, तलवार के दम पे, ठीक ना। ये किसी भी चीज को, किसी भी शरीयत के, किसी भी कुरान के नियम को नहीं मानता था। ये खुद अपने आप को समझता था कि जब तक तलवार में दम है तब तक सुल्तान है, तलवार का दम खत्म तो सुल्तान भी खत्म और सारा कानून भी क्या हो गया? खत्म। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट 117 पे आते हैं, सॉरी 156 नंबर। चलिए 156 नंबर का सही जवाब कमेंट करिएगा आप लोग। कह रहा है कि अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 156 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दिया अलाउमुल की सुझाव पे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये बताओ 157 नंबर का सही जवाब कमेंट करना तुम लोग। कह रहा है कि किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की है? कमेंट करिएगा, कमेंट करिए 157 का। सब धीरे धीरे भाग भी रहा है। 157 का कमेंट करो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कितना क्वेश्चन है साथियों, तो 185 क्वेश्चन है। 185 हिम्मत बना के रखिए। 100 क्वेश्चन का पहले का एनालिसिस हो गया है, तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। कंचन यादव, कंचन यादव सनातनी लड़का डी, ए बी पूजा प्रजापति। चलिएगा साथियों, तो 157 का करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये चारों अध्यादेश क्या किए थे? पारित किए थे। ऐसा अध्यादेश इसलिए पारित किया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को लगता था, अलाउद्दीन खिलजी को ये लगता था कि जो शराब का ठेका है, शराब के ठेका पर ही सब क्या करते हैं? सब बैठ करके गुटबाजी करते हैं सुल्तान को हटाने के लिए, या जो षड्यंत्र रचते हैं, ठीक ना। तो ये प्रणाली को किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, चारों अध्यादेश जारी किया था। 198 पर आइए। 58 पे कह रहा है कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना की? तो साथियों ये फैक्चुअल डेटा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 159 ये कह रहा है दाग एवं हुलिया की प्रथा कल बताए थे, कमेंट करिएगा। दाग एवं हुलिया की प्रथा को किसने लॉन्च किया था? कमेंट करिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दाग एवं हुलिया की प्रथा। इसके बारे में कल पढ़ा दिए, फिर आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि पहला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम सभी सुल्तान के बारे में बताए हैं। चलिए 160 पे आ जाइए। 160 क्या कह रहा है? 160 ये कह रहा है कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की, सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किसने किया था और अस्थायी सेना रखने का काम किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक अस्पा दो अस्पा ये किसने शुरू किया था साथियों? तो ये भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला वीडियो में पढ़ाए हैं अलाउद्दीन खिलजी, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, और पहला वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 162 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए पहला कह रहा है भूमि अनुदानों की समाप्ति, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? दान प्रथा पे, जो भूमि दान दिया जा रहा था उस पर रोक लगा दिया, और जितना दान में दिया गया भूमि था उन सभी भूमि को अपने अंडर में ले लिया और खालसा भूमि में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। दूसरा, मुकद्दम खुद और चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दीवान ए मुस्तखराज, है ना, एक राजस्व विभाग का गठन कर दिया। ये भी क्या है? सही है। ये जो खुद मुकद्दम चौधरी थे, ये स्थानीय क्षेत्रों में टैक्स की वसूली करते थे, कृषि पर लगान लेते थे, इसको खत्म करके एक विभाग बना दिया। बिस्वा के आधार पर भूमि का पैमाइश कर सकल उत्पाद 50% खराज निर्धारित किया। ये भी क्या है? सही है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने 50% तक लगान के रूप में वसूल किया। तीसरा कह रहा है जकात, जजिया, खुम्स, खराज, है ना, ये सब कर निर्धारित किया। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चारों ऑप्शन सही है, चारों क्या है? सही है, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 163 नंबर। चलिए
सराय ए अदल में क्या बिकता था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बनाया गया सराय ए अदल था, सराय ए अदल में जड़ी बूटी, मेवे, घी, तेल, कपड़ा, ये सभी वस्तुएं बिकती थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो गल्ला बाजार था, गल्ला बाजार में अनाज बिकता था। क्या बिकता था? अनाज। कल सब बता दिए हैं, तो आप डिटेल तुम लोग पहला वीडियो में देखना, ठीक ना। 164 पे आ जाइए। 164 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट में हजार सतुन राजमहल, हजार खंभों का महल का निर्माण किसने करवाया? तो कल आपको बताए थे, जो हजार खंभा महल है, हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 165। 165 क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, तारीके एल्दाल, सुल्तान का तरीका, नाम से राजस्व सुधार, व्यापार की नीति अपनाई? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 166 का सही जवाब कमेंट करो। किस सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर में छत गिरने से हो गई, लकड़ी के बने भवन गिरने से? कमेंट करो कंचन यादव। 166 का कमेंट करो, 166 का। कंचन यादव एक ही बार 5 सवाल का जवाब दिए। 166 का दो। अरे कमेंट करो, कई बार तुम लोग को बताए हैं, अभी आज भी बताए, कल भी बताए थे। कमेंट करिए। पूजा प्रजापति सी, तुम लोग पागल हो गया है, एकदम बिल्कुल पागल हो गया है। पढ़ाए हैं फिर भी तुम लोग गड़बड़ा जा रहा है। 163 का भी कंचन यादव ठीक बताइए, तुम ठीक बना रही है ना। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ था, स्टार्टिंग में ही बताए थे। मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? यही स्वागत समारोह क्या किया था? ये अफगानपुर में रखा था, और उस स्वागत समारोह में एक खेल हो रहा था, गेम हो रहा था, जिसे देख रहा था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसीलिए इसके मृत्यु पर इसके ऊपर क्या लगा है? आरोप लगा है। डेली तुम लोग को पढ़ा रहे तभी गड़बड़ा जा रहा है। कह रहा है 167 कि नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, और बहुत ही बड़े पैमाने पर जाल बिछाने वाला जो सुल्तान था, वह सुल्तान था कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 168 पर। ये बताओ, ये भी कमेंट करो इसका 168 का। कह रहा है क्या चीज सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? तो जौना खान के नाम से प्रसिद्ध था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 169 पे। 169 ये कह रहा है किसने किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका भी करेक्ट आंसर मार लो 169। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 170, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? कमेंट करो, कमेंट करो 170 का। सब भाग गया, ज्यादा देर ये लोग क्लास नहीं करते हैं ना, लाइव आते हैं 60-70 लोग, क्लास खत्म होते होते बचते हैं 15 लोग, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का स्टेटमेंट था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 पे आते हैं। कह रहा है क्या चीज किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य के स्थापना के साथ हुई? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 172। 172 ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पे हुई थी साथियों? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल डेटा है, क्या कोई डाउट है क्या तुम लोग को? नहीं सर, हम लोग है क्लास में। चलो 173 देखो, कह रहा है कि राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान के सरकारी संरक्षण दिया गया? तो ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 173 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो 174 का सही जवाब तुम लोग कमेंट करो, 174 का। 174 ये कह रहा है कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर 4 कर लगाए? कमेंट करो। तो 4 कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने सभी करों को हटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 175 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन व्यवस्था करके वेतन की व्यवस्था, समान कर या इतलाक के माध्यम से वेतन का भुगतान का आदेश दिया था? तो इसका भी हो जाएगा FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना।
सब ये पढ़ा दिए हैं पहला वीडियो में, बार बार वही क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे ना एक्सप्लेन करेंगे। मतलब फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब इतिहास बता रहे थे तो सब बता दिए हैं। 176 देखिए क्या कर रहा है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही रखी? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है फुतुहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 पे आ जाओ। देखो 177 क्या कह रहा है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व कर लगाया, मतलब सिंचाई कर? तो साथियों सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। फैक्चुअल डेटा है, याद करो ये सब। अगला देखो कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा यह एक खैराती अस्पताल था, याद रखो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक। 179 देखो, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो कल पढ़ा रहे थे लोधी वंश के बारे में, तो उसमें बताए थे सिकंदर लोधी के बारे में कि सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी पैमाना का क्या किया था? प्रचलन करवाया था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सिकंदर लोधी। ठीक ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 180 पे। कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गोरी के। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 181 ये कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। फैक्चुअल डेटा है। 182 पर आ जाइए। 182 देखिए क्या कह रहा है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में क्या सही है? तो चलिएगा, इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था, सही है। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद का रचना उसने नहीं किया है, ये इब्न बतूता ये रहला का किया है, रहला। तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तीसरा कह रहा है वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दूत बना के चीन में भेजा था, तो ये आपको बता दिए हैं। तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 183 देखिएगा, कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो साथियों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। वह कल्याणकारी काम भी किया, इसके बावजूद भी उसके ऊपर आरोप लगता है। ठीक ना। सर सुबह में क्लास में चलता है? हाँ भाई चलता है, आ जाओ आ जाओ, सुबह में चलता है, आ जाओ तुम, है ना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 184 पे, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचेन। 184, अब लास्ट एक क्वेश्चन है फिर कंप्लीट। ठीक ना। 185 चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? कमेंट करिए। तो भूमि पर लगने वाला आपका कौन सा है? वो है आपको खराज, खुम्स है, लूट के माल पे लगता था। ठीक ना, लूट के माल पे लगने वाला कर। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, है ना। सो साथियों आज का सेशन एंड हो गया। तो इंटरेस्ट आ रहा है तो एक बार हार्ट भेजिए, हमको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हिस्ट्री का क्लास आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए रामबाण है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं।